चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था क्या, आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। ठीक है जी, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है जी, तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या डालता है, बाइंड फोर्स डालता है। ठीक है जी, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या होगा, एक तो वेट लगी रहा है इसका, ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेट लगी रहा है, और इस पर जो ये फ्लूइड है, ये आसपास जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड भी क्या डालेगा इसके ऊपर, एक बाइंड फोर्स डालेगा ऊपर की तरफ, राइट। तो इसका जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा बच्चों, इसका जो टोटल इस लिक्विड के अंदर जो इसका इफेक्टिव वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका ट्रू वेट माइनस बाइंड फोर्स, यही तो होगा। तो पानी के अंदर जो इसका इफेक्टिव वेट है इतना होगा, ये क्या है, इफेक्टिव वेट है। ठीक, इफेक्टिव वेट। अब इसका इफेक्टिव वेट आप देख रहे हैं इसके ट्रू वेट से कम है, तो W क्या जी है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में जो उसका वेट है इन एयर, और ये भी कह सकता हूँ ट्रू वेट, हम इसको ट्रू वेट भी बोलते हैं, ट्रू वेट इतना है। तो इसका ट्रू वेट इतना है, W है, पर पानी के अंदर क्या होगा या किसी लिक्विड के अंदर डालोगे तो क्या होगा भैया, उस पर एक बाइंड फोर्स भी लगेगा, तो उसको इफेक्टिव वेट आपका इतना मिलेगा इस पर। ठीक है जी, तो अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है भैया, लेट हम मान लेते हैं V इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ठीक है जी, रो मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितना मान लेते हैं हम लोग, सिग्मा मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं बच्चों। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं जो वेट होगा, सो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, और ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो ये है क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं बाइंड फोर्स कितना होगा अभी, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, बाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट है ना, FB, ये कितना होता है, वेट ऑफ, किसका वेट, लिक्विड, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है बाइंड फोर्स, राइट। तो बाइंड फोर्स बच्चों हमारे पास में क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट कितना है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट वो होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इंटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड की इंटू जी, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कितना होगा, ये होगा वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितनी है, सिग्मा है। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा, लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है, तो वही है ना, V क्या, वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट, और इतना ही क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी होगा इनटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी, इससे मिल जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इनटू G। तो ये हमें बाइंड फोर्स मिल जाएगा। तो सो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा भाई, इफेक्टिव वेट हमारे पास में होता है W माइनस बाइंड फोर्स। तो W हम निकाल चुके हैं कितना भाई, V रो G, V रो G माइनस बाइंड फोर्स कितना है, V सिग्मा G। तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए आप, V इंटू जी आपके कॉमन है, जगह रो माइनस सिग्मा, रो माइनस, ये आपके पास इफेक्टिव वेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इफेक्टिव वेट आ जाएगा। तो आपने देखा इफेक्टिव वेट जो होगा इस ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करता है कि डेंसिटी का डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो। इसमें पहला केस बनता है, केस 1 क्या बनता है भाई, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, दैट इज ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज मोर देन लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं इफेक्टिव वेट क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव वेट आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। अरे भाई V और G तो पॉजिटिव है ही, अगर मैं कह रहा हूँ रो ज्यादा है सिग्मा कम है, मतलब ये चीज पॉजिटिव आएगी, ये चीज पॉजिटिव आएगी, तो इफेक्टिव वेट पॉजिटिव आएगा। इफेक्टिव वेट पॉजिटिव आएगा तो मतलब उस पर नेट फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, तो उस डूबे हुए ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, इज डाउनवर्ड्स। कहाँ की तरफ है भाई, वो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, द ऑब्जेक्ट विल सिंक।
तो ऑब्जेक्ट हमारे पास डूबेगा, विल सिंक, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा डूब जाएगा। तो मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूबेगा। क्या करेगा? वो डूबेगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है केस? हमारे पास में है इफ सिग्मा इज मोर देन रो, दैट इज लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज मोर देन ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, समझ रहे हो। तो इस केस में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक। जिस केस में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव वेट क्या आएगा हमारे पास में? सिग्मा ज़्यादा है हमारे पास में, सिग्मा ज़्यादा होगा तो जाहिर ज़्यादा ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो मतलब इफेक्टिव वेट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेट फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विल बी अपवर्ड्स। कहाँ की तरफ होगा? नेट फोर्स ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड्स, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है जी, इज अपवर्ड्स, ठीक है जी। वो नेट फोर्स कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। नेट फोर्स आपका ऊपर की तरफ को है। अब नेट फोर्स ऑन दी इमर्स्ड इज अपवर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तो ऑब्जेक्ट डूबेगा कि तैरेगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो मतलब ऑब्जेक्ट पे जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे आ जाएगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, डूबेगा नहीं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में दोनों की डेंसिटी को बराबर कर देते हैं। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाए उस केस में क्या होगा? केस थ्री इफ सिग्मा इक्वल्स टू रो, दोनों बराबर हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी दोनों के बराबर हो जाए, उस केस में इफेक्टिव वेट कितना आ जाएगा भाई? इफेक्टिव वेट आ जाएगा 0। कितना आएगा? 0। इफेक्टिव वेट 0 आने का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 है उस ऑब्जेक्ट पर, ना तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में लिक्विड के अंदर, ना तो उस लिक्विड के अंदर उस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा, ना तो वो चलता है, ना तो फ्लोट करेगा, ना तो वो सिंक करेगा। द ऑब्जेक्ट will neither float और सिंक, ना तो सिंक करेगा, राइट, ना तो फ्लोट करेगा ना सिंक करेगा, जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सॉरी क्या बोलते हैं, ये कब ऑब्जेक्ट आपका कोई फ्लोट करता है, कब सिंक करता है, डिपेंड करता है डेंसिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ठीक है जी। तो अब इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक, उसको भी जरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा है, क्वेश्चन है एन आइसबर्ग, कोई आइसबर्ग है, इज हैविंग टू थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम बिलो द सी सरफेस, बिलो द सी सरफेस। तो सी सरफेस से नीचे है, सी सरफेस से नीचे है, पानी के लेवल से नीचे है उसका वॉल्यूम, 2/3 वॉल्यूम है ना, 2/3 वॉल्यूम बिलो द सी सरफेस। इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर की डेंसिटी कितनी है? इज 1200 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है किसकी? सी वाटर की। देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग, ऑफ एन आइसबर्ग। तो आइसबर्ग की डेंसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? वो कह रहा है कि जितना भी टोटल वॉल्यूम है आइसबर्ग का उसमें से 2/3 तो भैया पानी के नीचे है, बाकी 1/3 ही पानी के ऊपर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको टैकल देख लेते हैं। लेट V इज द वॉल्यूम ऑफ क्या किसका वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ये टोटल वॉल्यूम है आइसबर्ग का। तो वॉल्यूम इनसाइड दी सी के अंदर कितना वॉल्यूम है उसका? 2/3 ऑफ V है ना, टोटल वॉल्यूम का 2/3। तो हमारे पास में ये आइसबर्ग है, ठीक है जी। इसका ये पानी है, पानी के नीचे कितना पोर्शन है भाई?
पानी के नीचे 2/3 है, इतना पोर्शन पानी के नीचे है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता तक। और ये कह रहा है कि तैर रहा है, अगर ये तैर रहा है तो उसमें नेट फोर्स कितना है, 0 है, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे, क्योंकि अपनी जगह पर है ना। अगर उसमें नेट फोर्स ऊपर की तरफ होता है, ये और ऊपर की तरफ आ जाता, अगर नेट फोर्स नीचे होता तो ये डूब जाता, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पर जहाँ पे भी है तैर रहा भी है, समझ रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भैया ये इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस आइसबर्ग पे, इस आइसबर्ग पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स, और नीचे तरफ क्या लग रहा है, इस आइसबर्ग का वेट, आइसबर्ग का वेट। तो अगर ये आइसबर्ग ना तो ऊपर एस्लेट कर रहा है ना तो नीचे एस्लेट कर रहा है, मतलब इसमें नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना है आइसबर्ग पे, 0 है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर ये अभी केवल तैर रहा है बड़े मजे से, ठीक है जी, उस केस में आप कहेंगे बाइंड फोर्स और वेट इसका दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। बाइंड फोर्स कितना होता है भाई, बाइंड फोर्स होता है जो लिक्विड जो उसने डिस्प्लेस करा है इस आइसबर्ग के इतने वॉल्यूम ने, जो पानी के अंदर है, इतने वॉल्यूम ने आइसबर्ग के जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो ऑब्वियसली बात है जो आइसबर्ग का डूबा हुआ वॉल्यूम है वही उस लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। तो उस डिस्प्लेस लिक्विड के क्या बोलते हैं वॉल्यूम के वेट के बराबर का बाइंड फोर्स होता है। तो बाइंड फोर्स बराबर वेट होगा। बाइंड फोर्स कैसा होगा, जो डूबा हुआ लिक्विड है उसका डूबा हुआ लिक्विड उसका वेट, तो डूबा हुआ लिक्विड का वेट कितना होगा इंटू जी, और वेट कितना होगा सो भैया आइसबर्ग का वेट कितना होगा, मास ऑफ आइसबर्ग का मास इंटू जी, ठीक है जी। डूबे हुए लिक्विड का मास कितना होगा, डूबे हुए लिक्विड का मास होगा वॉल्यूम कितना है डूबे हुए लिक्विड का, वह है 2/3 V, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितनी है इसकी, डेंसिटी में मान लेते हैं सिग्मा। लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग, और आइसबर्ग की यही डेंसिटी हमें पता करनी है, ठीक है जी। तो रो डेंसिटी है, इतना वॉल्यूम है, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी बराबर मास ऑफ आइसबर्ग कितना होगा, पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम कितना है V, आइसबर्ग की डेंसिटी कितनी है, ओहो उल्टा कर दिया, लिक्विड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ये डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग। अच्छा यहाँ पर लिक्विड का चाहिए, तो यहाँ पर तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1200 है, 1200 की 1 है लिक्विड की डेंसिटी, कितनी दे रखी है 1200 kg/m³, ठीक है जी। तो यहाँ पर मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि 2/3 ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास ऑफ आइसबर्ग कितना होगा भैया, आइसबर्ग का टोटल वॉल्यूम, आइसबर्ग की डेंसिटी रो मान लेते हैं इंटू जी, जी से गया जी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या बचा हमारे पास में, अच्छा V से गया V, तो क्या यहाँ क्या बचेगा रो इक्वल्स टू कितना देगा भाई, रो क्या है 2/3 ऑफ 1200, ठीक है जी। काटेंगे इसको 400, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 800 kg/m³, ये हमारे पास में डेंसिटी आ जाएगी आइसबर्ग की। तो डेंसिटी कितनी आ गई भाई आइसबर्ग की 800 kg/m³, समझ गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, सरफेस टेंशन को, ठीक है जी। इससे पहले कि हम लोग सरफेस टेंशन में जाएं, हम दो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके टर्म में आती है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है जी। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक। तो हम पहले बात करते हैं कोहेसिव फोर्सेस की। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं भाई, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं बच्चों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे दे आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है जी। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास में क्या है, एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है भाई, ऐसे फोर्सेस जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर आपने किसी बीकर में रखा हुआ है, किसी बीकर में वाटर रखा हुआ है, ये बीकर है, बीकर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो वाटर के मॉलिक्यूल और बीकर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज है, कौन से फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल एक बीकर का मॉलिक्यूल है, इस बीकर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज होगा उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस
फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, तो उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है, एक बीकर में लिक्विड है। तो बीकर में लिक्विड क्या होगा, अंदर जो आपके लिक्विड, ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये कोई लिक्विड का पार्टिकल है, इस लिक्विड पार्टिकल पर नेट कोहेसिव फोर्स कितना होगा बच्चों, नेट कोहेसिव फोर्स कितना होगा, नेट कोहेसिव फोर्स होगा इसमें 0। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे सभी दिशाओं में सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसकी इस फ्लूइड, इस वाटर में ले लेता हूँ एग्जांपल वाटर का। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो सभी वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल को इक्वल फोर्स से उसको ऊपर खींच रहे हैं। तो उस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, इस पर नेट कोहेसिव फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो मतलब कोई ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल जो कि अंदर है, नीचे है, सरफेस से नीचे है, उसमें जो नेट कोहेसिव फोर्स लगता है वो 0 होता है। बट अगर मैं सरफेस पे मौजूद किसी वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इस पर यहाँ की तरफ कोहेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ की तरफ 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 लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल तो नीचे हैं, ऊपर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है नहीं। तो इस पर जो नेट कोहेसिव फोर्स है वो 0 नहीं होता है सरफेस मॉलिक्यूल पे। ये नेट फोर्स कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है बच्चों, समझ रहे हो। तो नेट फोर्स किसी सरफेस मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स 0 नहीं होता, नेट फोर्स नीचे की तरफ होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब आप यूं समझ सकते हैं इसको कि इस सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है जी। उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल सरफेस पर है, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल क्या है, सरफेस पर है। तो मतलब इस सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। अरे भैया नेट फोर्स आप पे नीचे तरफ लग रहा है, उसके बावजूद अगर आप ऊपर हो कहीं, है ना, तो मतलब आपकी एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी ना। तो मतलब इस सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी हम ज्यादा मानते हैं, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर मॉलिक्यूल्स, राइट। क्यों, बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल पे क्या लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस मतलब इस पे जो कोहेसिव फोर्सेस है उनका नेट 0 नहीं है। तो ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस surface molecule have more energy than inner molecules। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, समझ गए। अब कोई भी जो सिस्टम है वो ये नहीं चाहता कि उसके पास एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं चाहता है। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को कम करने के लिए ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, क्या सॉल्यूशन है इसके पास। इसके पास पहला सॉल्यूशन तो ये है कि भैया क्या, कि इस सरफेस मॉलिक्यूल को अंदर बुला ले। पर सरफेस मॉलिक्यूल को अंदर बुलाएगा तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि सरफेस तो रहेगी, तब भी सरफेस रहेगी तो जाहिर सी बात है सरफेस मॉलिक्यूल भी होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो भी होंगे। तो मतलब अंदर सरफेस मॉलिक्यूल्स को नीचे बुला लेना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नीचे बुलाओगे कोई तो ऊपर रहेगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है कि भैया सरफेस एरिया कम कर लिया जाए। क्या कम कर लिया जाए, सरफेस एरिया कम कर लिया जाए, क्योंकि सरफेस एरिया अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है सरफेस मॉलिक्यूल की संख्या भी कम होगी। सरफेस मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी संख्या कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो कहने मतलब क्या है, हर लिक्विड कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम रहे, कम से कम रहे, समझ गए। तो एवरी लिक्विड, तो इसकी वजह से क्या होता है, सो ड्यू टू दिस एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो हर लिक्विड चाहता है इसका सरफेस एरिया मिनिमम रहे, ताकि एनर्जेटिक जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या भी क्या रहे, कम रहे। अब क्या होता है, सपोज इमेजिन करिए ये वाटर की सरफेस है, ऊपर ये वाटर की सरफेस है, इस पर आपने कोई चीज़ डाली, कोई चीज़, ये पेन को रखा, तो पेन को रखने से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी, डिप्रेशन क्रिएट होगी ना। पहले सरफेस ऐसी थी, पेन जैसे रखा आपने, यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होगी तो मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये लिक्विड नहीं चाहता, तो पेन को डालने से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये लिक्विड नहीं चाहता कि भैया सरफेस एरिया बढ़े,
क्योंकि सारे लिक्विड अपने एरिया कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो ये डिप्रेशन क्रिएट हो गई है, इस वाटर की सरफेस में डिप्रेशन क्रिएट हो गई है, इसको ये जो वाटर की सरफेस है खींचेगी और खींच के ऐसा करने की कोशिश करेगी, इस तरह से करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सपाट करने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो। तो जो डिप्रेशन क्रिएट हो गई है तो लिक्विड उसको अपनी सरफेस को खींच के इस डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश करेगी और एरिया को फिर से सपाट करने की कोशिश करेगा लिक्विड सरफेस, समझ रहे हो। तो मतलब कोई सी भी लिक्विड सरफेस जो होती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ताकि इसका सरफेस क्या हो जाए, सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ ऑल लिक्विड्स, सरफेस ऑफ all liquids behaves as a stretched membrane, एक stretched membrane की तो बिहेव करती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सभी लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ठीक है जी। अब तो यहाँ पर डिप्रेशन ये थी, ये पेन आपने रखा था, पेन रखने से डिप्रेशन क्रिएट हो गई थी। इस पेन को रखने से, यहाँ पर इस पेन को ऐसे रखने से डिप्रेशन क्रिएट हो गई थी। तो पेन की लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल, पेन की लेंथ को क्या मान लेता हूँ मैं, पेन की लंबाई को एल मान लेते हैं, ठीक है जी, इस पेन की लंबाई को। तो अगर मैं लिक्विड सरफेस इमेजिन करूँ, ये मेरा पेन है, तो इस पेन के कारण जो डिप्रेशन क्रिएट हो गई है, लिक्विड की सरफेस में डिप्रेशन क्रिएट हो गया अंदर की तरफ को, तो इस पेन पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा, इस लिक्विड के द्वारा क्या लगाया जाएगा, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा, दोनों तरफ से, है ना, और इस डिप्रेशन को सपाट करने की कोशिश की जाएगी। तो जो फोर्स लग रहा है ये पूरी लेंथ एल लेंथ में, ये पूरी लेंथ कितनी पेन की, एल लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल, बाहर लिख देता हूँ एल लेंथ, ठीक है जी। तो इस अब हम सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, तो आप एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, लिक्विड सरफेस में एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, उस लाइन के दोनों तरफ लिक्विड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी, स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा है। एल लेंथ की जो इमेजिनरी लाइन है उसके दोनों तरफ लिक्विड फोर्स लगा रहा है एफ। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा बच्चों, पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लग रहा है यही तो सरफेस टेंशन होता है, समझ गए। तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली दी स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ drawn on liquid surface is the surface tension। तो सरफेस टेंशन क्या चीज है, लिक्विड की सरफेस पर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, उस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई, ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन की क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, समझ गए। तो सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेज, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेज सरफेस मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है, बावजूद इसके सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जिससे कि हम कह सकते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, हम मानते हैं। तो कोई भी लिक्विड नहीं चाहता कि उसके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, एक्सेस एनर्जी है। तो एक ही तरीका है एनर्जी कम करने का कि भैया अपना सरफेस एरिया कम करा जाए। सरफेस एरिया कम करने के लिए सभी लिक्विड्स की जो सरफेसेस होती हैं वो तनाव में रहती हैं, है ना, स्ट्रेस में रहती हैं, स्ट्रेस कहूँ तो आपके टेंशन में रहती हैं। तो जो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है लिक्विड सरफेस में, है ना, वो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लग रहा है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जो ये सरफेस टेंशन होता है ना, किसी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर आपको सरफेस टेंशन पता है लिक्विड का तो आपको पता है कि कौन से लिक्विड की बात हो रही है, राइट। तो याद रखना जो सरफेस टेंशन है इज ए, ये सरफेस टेंशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन आपको क्या होता है। बच्चों आज के लिए करते हैं इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन की, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।